स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। मुनीश आज अपने बीवी बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। हालांकि भाई ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लाखों करोड़ों ऐसी फैमिलीज हैं जो अपना जीवन बड़े आराम से व्यतीत कर रही हैं, लेकिन हर एक का इतिहास ऐसा नहीं होता जैसा मनीष का था। यही बात मनीष सोच रहे थे एक कार्ड को देखकर, क्योंकि जब वो कार्ड पढ़ रहे थे तब तो बड़े खुश थे, लेकिन कार्ड पढ़ते पढ़ते जैसे ही उनकी नज़र वेन्यू पर जाती है तो वैसे ही उनकी आंखों में खौफ नजर आता है। उनकी पत्नी, जो शायद इस बात से बेखबर थी, वो इस चीज को नोट करती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप तो बड़े मुस्कुराकर कार्ड देख रहे थे अपने दोस्त की शगुन पार्टी का, लेकिन अचानक से कार्ड देखते देखते क्या हुआ। मुनीश कुछ कहने की हालत में थे ही नहीं। वो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ कि इस दिन हमें ना टाइम नहीं मिलेगा, हम नहीं जाएंगे। इनकी पत्नी को बात काफ़ी अटपटी लगती है, क्योंकि जो इनका दोस्त है उसकी इनके साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। तो ऐसा कोई कारण था ही नहीं कि ये इनकी कोई ऐसी पार्टी को मिस कर दें, और वो भी कुछ ही मिनटों में। कैसे चेंज हो सकता है, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले जब ये कार्ड खोल रहे थे तो काफी खुश थे। कुछ ही देर पहले इनका दोस्त इनको कार्ड डिब्बा वगैरह जो होता देकर गया था और बड़ी खुशी से कह रहे थे कि भाई मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा। लेकिन कुछ ही देर में कार्ड को पढ़ते पढ़ते ऐसा क्या बदल गया, ऐसा उन्होंने क्या उसमें देख लिया कि अब ये कह रहे हैं कि नहीं जाया जाएगा। अब इनकी पत्नी जोर देती है कि क्या कारण है, कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कुछ गलत लिखा है। उनकी पत्नी जो है वो कार्ड देखती है। कार्ड पे नॉर्मल सब कुछ था, कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको देखकर ये कहा जाए कि कोई चिंतित हो सकता है। खैर, जब इनकी पत्नी जोर देती है तो वो मान जाते हैं। मुनीश कहते हैं चलो ठीक है, चलेंगे। अब वो जो दिन थे इनके लिए काफी ज्यादा भारी थे। जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही थी, शायद वो सोच रहे थे कि भाई कोई ना कोई बहाना मार के मैं इस समारोह से अपना पाला छुड़ाऊं। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर होता है। कुछ गहरे छुपे हुए राज जिनका खुलने का सही समय होता है, वो गाहे बगाहे अपना समय देखकर सामने आ ही जाते हैं। अब दिन आता है, या कह सकते हैं कि रात आती है वो, जहाँ पर इनके जो फ्रेंड है उसकी पार्टी थी, शगुन पार्टी थी, और ये जाते हैं उसी वेन्यू में जिसको देखकर इनकी आंखें खौफ से तरबतर हो गई थी। सारा जो समय था ये टकटकी लगा के सिर्फ ऊपर की तरफ देखते रहते हैं। जब पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो इनका ध्यान ऊपर की तरफ था। अब जब अंदर जो हॉल होता है, तब तक तो जब हॉल में थे तब तक तो ठीक थे, लेकिन जो खाने वगैरह का सिस्टम था वो बाहर जो लॉन है वहां पर था। और जब ये खाना खा रहे थे, बार बार रह रहकर ये एक ही जगह पर ऊपर की तरफ देख रहे थे, यानी फ्लोर्स की तरफ होटल के, जैसे मानो कोई पुरानी याद हो जो इनको बार बार डरा रही है। इनकी पत्नी तब ये बात तो नोट कर रही थी, लेकिन उस समय इनकी पत्नी ने किसी भी तरीके की कोई बात ना करना ही सही समझा, कि किसी भी तरीके का कोई बखेड़ा खड़ा ना हो जाए, और जो सही भी था। अब ये जब वापिस आ रहे थे तब इनकी पत्नी ने बात जोर देकर बात करनी शुरू की कि उस दिन की बात को तो मैं जैसे तैसे करके भूल गई, या यूं कहें कि भूली नहीं, बस मैंने जाने दिया। लेकिन आज जो मैंने आपको नोट किया चीज को, इस बात को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकती, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या चीज है जो आपको परेशान करके रखी है जब से आपके मित्र का कार्ड आया है इस शगुन समारोह का। अब तो समारोह भी खत्म हो चुका है, तो मुझे कोई ऐसा लगा नहीं सिवाय एक चीज के कि आप जब भी होटल के बाहर जाते थे, यानी कि बाहर के एरिया में जाते थे जहां होटल की बिल्डिंग नजर आती थी, आप बार बार एक ही जगह पे एक ही रुख पर देख रहे थे। ये कुछ बोल नहीं रहे थे मुनीश, ये चुप करके बातों को सुनी जा रहे थे, और वो कह रहे थे कि कुछ बातें होती हैं जिनके ना करने में ही भलाई होती है, और छोड़ो कुछ नहीं है, बस कुछ खास नहीं है।
लेकिन इनकी पत्नी जो थी वो तो अब मानने को तैयार नहीं थी। जितना ये मना करते जा रहे थे, इनकी पत्नी उतना ही अब दिलचस्पी ले रही थी और उसके साथ साथ ही दबाव भी बना रही थी कि मुझे बात का पता होना चाहिए। खैर, अब पत्नी की जिद के आगे तो हारना ही पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि बात ऐसी है कि अभी मैं इस रास्ते में कुछ नहीं बता सकता, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी, और प्लीज़ घर जाके भी मत पूछना, मैं कल सुबह सुबह बताऊंगा। कल सुबह संडे है तो छुट्टी होगी, मुझे भी किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं होगा, दिमाग में कुछ बातें भी नहीं चल रही होगी, तो मैं तुम्हें तसल्ली से बता पाऊंगा। अब इस सारे रास्ते में और सुबह किस्सा सुनाए जाने में एक रात बाकी थी। तो जो इनकी पत्नी है वो तो बड़ी उत्साहित होती है कि भाई पता नहीं क्या बात है। हालांकि कोई परेशानी वाली बात ही होगी, लेकिन एटलीस्ट जब ये मुझे बताएंगे तो इनके मन से परेशानी उतरेगी। खामोखा ये परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो बात थी, जो वाक्य था, वो इतना भी सहज नहीं था जितना इनकी पत्नी समझ रही थी, या यूं कहें कि वो इतना भी सरल नहीं था, और अगर बिल्कुल साफ तौर पर कहें तो वो इतना भयानक था कि आज इतने वर्षों बाद भी इनके पति को वो बात नहीं भूली। खैर, जैसे तैसे सुबह होती है और अब नाश्ता वगैरह करने के बाद इनकी पत्नी बड़े एक्साइटेड होकर इनके सामने ऐसे बैठती है जैसे कोई मूवी लगने वाली है, फिल्म शुरू होने वाली है। उनके लिए तो ये फिल्म ही थी, लेकिन मुनीश के लिए ये एक बेहद डरावना एहसास था, एक बेहद भयानक तकलीफदेह एहसास था। कुछ ऐसी यादें हैं जो रह रहकर इनके सपनों में भी आज तक आती हैं। खैर, अब इनकी पत्नी पूछना शुरू करती है, जी बताइए जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, क्या कहते हैं उसे, अर्धांगिनी हूँ, तो आपके सुख दुख में साथ में देना है मैंने। अगर कोई परेशानी वाली बात होगी तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। खैर, अब इनके पति कहते हैं कि कुछ ऐसी बात नहीं, बस कुछ पुरानी खौफनाक यादें थी जो बस ताज़ा हो गई थी और इसकी वजह से ही मैं परेशान हूँ। अब और ट्विस्ट आ चुका था कहानी में कि पुरानी तो ठीक है, लेकिन साथ के साथ ही खौफनाक। ऐसा भी क्या, वो भी होटल में। खैर, अब किस्सा शुरू होता है और इनके पति कहते हैं कि बात तब की है जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की थी और उम्र मेरी थी कोई 20 साल के आसपास। डिग्री लेने के बावजूद भी मेरी नौकरी लग नहीं रही थी। घर की हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आने लग पड़ी। अब जब बच्चा इस उम्र में होता है ना, तो माँ बाप कुछ दिन तो देखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब बच्चा उनको घर में फ्री बैठा अच्छा लगता नहीं। यही हाल भी मेरे साथ भी था। मैं काफ़ी समय से कोशिश तो कर रहा था और एक पॉइंट पर आकर मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही थी। उसकी वजह से पिताजी गाहे बगाहे, माँ भी मुझे ताना मार ही देते कि बेटा कब तक बैठ कर खाएगा, कल को तेरी शादी भी होनी है और ये कैसे चलेगा इतनी देर। बात वैसे उनकी ठीक थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो कई बार उसकी सुनी जाती है। खैर, ये नहीं पता कि उसका सुने जाना परेशानियों को ख़त्म कर देगा या कुछ समय के लिए परेशानियों को ख़त्म करने के बाद और बढ़ा देगा। यूं ही कुछ महीने बीतते हैं, कुछ बात नहीं बनती। मैं तो बस भाई डिप्रेस रहने लग पड़ा था। मैं तो यहाँ तक सोचने लग पड़ा था कि भाई अब मुझे माँ ने, बाप ने कुछ गुस्से से कहा तो मैं अगर मजदूरी भी करनी पड़े, दिहाड़ी भी करनी पड़े, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अब इनके पैसों का कुछ नहीं खाऊंगा। ये उम्र ही ऐसी होती है, कई बार इंसान थोड़ा सा क्रांतिकारी हो जाता है बातें सुनने के बाद। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें इनकी चल रही थी, लेकिन दूसरी ओर ये भी बात तो चलती थी कि भाई डिग्री ली है, अब डिग्री लेने के बाद मैं मजदूरी करूँगा। खैर, कन्फ्यूज़न का जो माहौल था। लेकिन इनकी कन्फ्यूज़न दूर होती है एक दिन जब इनके चाचा जी के लड़के आते हैं और बातों बातों में ही इनकी परेशानी उजागर होती है, क्योंकि चाचा जी के जो बेटे थे, इनकी दुकान थी अच्छी, गांव में दुकान थी और इनका ठीक था कारोबार। अब हालांकि ये किसी भी तरीके का कोई बिजनेस कर तो सकते नहीं थे इनके साथ, क्योंकि वो भी मतलब अच्छा था बट सिर्फ अपने हद तक, किसी को साथ में वो ऐड नहीं कर सकते थे। लेकिन वो कहावत है ना कि
बात करने से ही बात बनती है। खैर अब जब बातें चली तो बात हुई मेरी बेरोजगारी की, कि भाई इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं कोई काम नहीं ढूंढ पा रहा, काम नहीं मिल पा रहा। तो मैंने बड़ी फ्रस्ट्रेशन से तब कह दिया कि भाई सच कहूँ कि ये रोटी का जो एक एक निवाला ना मेरे लिए जहर लग रहा। अब जल्दी ही चाहे मुझे कहीं मजदूरी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा काम। जब ये भाई, इनके कज़न ब्रदर, चाचा के बेटे ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार ऐसा है कि मेरे गांव में कुछ लोग हैं जो शहर में काम करते हैं, हालांकि उनकी बहुत बड़ी जॉब्स नहीं है, और जॉब्स ही हैं, तो अगर तू चाहे तो स्टार्ट कर सकता और जॉब से। अब बंदा क्या मांगे, दो आंखें। भाई कहते हैं कि भाई तू बात तो करके देख, हो सकता है कि कोई बात बन जाए, अगर जची तो जरूर करूंगा। अब जब ये बात कर रहे होते हैं तो इनके पिता बड़े सार्केस्टिक वे में कहते हैं, हाँ अभी महाराज को जची तो, ये नहीं कि जॉब मिलेगी तो करूंगा भाई, जची तो करूंगा। अब इस बात ने आग में और घी डाल दिया। अब ये इनके सामने कहते हैं कि भाई तू बात कर, बस कुछ भी होगा करूंगा। खैर शायद इनके पिताजी की भी ट्रिक काम कर गई, बेटे को जज्बातों में भड़का दिया और अब जो वो चाहते थे वो हो गया। माता पिता होते ही ऐसे हैं, हमें लगता है कि भाई हमें ताने मार रहे हैं, बातें सुना रहे हैं, लेकिन उनका मंतव्य होता है कि भाई शुरू तो करो। अगर ये सोचते रहोगे कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, तो फिर कर ही नहीं पाओगे। अब खैर अब ये सारे विचार विमर्श होता है। अगले दिन के चाचा जी के बेटे जाते हैं और कहते हैं कि भाई फोन करूंगा, इंतजार करिए। अब होता है इंतजार, और इंतजार भी कुछ छोटा नहीं था। इन्हें तो लगा था कि 2-3 दिन बाद फोन आ जाएगा, लेकिन हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, महीने बाद ये हार के फोन करते हैं कि भाई मैं तो फोन का इंतजार कर रहा था। और वो कहते हैं कि भाई थम जा, इंतजार कर, कुछ ना कुछ लोगों से मैंने बातें की हैं, बात की है, कोई रिस्पॉन्स आएगा तो मेरा फोन खुद ही आएगा। अब इनको थोड़ी सी बात अटपटी भी लगी। जब इंसान ऐसे माहौल में होता है तो कई बातें जो इंसान सीधी भी करता है वो भी टेढ़ी ही लगती हैं, जो इनको ऐसा महसूस हुआ। तो खैर इन्होंने सोचा कि भाई मैं तो अब फोन ही नहीं करूंगा। वहीं दूसरी ओर जो माँ बाप थे उनके थोड़े से ताने कम हो चुके थे, क्योंकि उनको भी एक उम्मीद थी कि जो बेटा है वो कह कर गया है तो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त हो ही जाएगा। खैर अब इनका जो इंतजार था तकरीबन 1.5 महीने बाद दूर होता है, और इनको इनके चाचा के बेटे का फोन होता है कि भाई मेरे गांव में ना एक आदमी है जो एक होटल में काम करता है, बट भाई बात ऐसी है कि जो काम है ना वो सर्विस बॉय या कह सकता है वेटर वाला काम है। अब तुझे जो लगता है सही देख ले, तनख्वाह के बारे में जो सब कुछ होगा वो इंटरव्यू लेंगे, उस हिसाब से देख लेना। 2 मिनट के लिए ये सोचते हैं कि भाई इतना पढ़ा लिखे होने के बाद मैं वेटर की जॉब करूंगा, लेकिन फिर वो पिता का ताना कि महाराज को अभी जचेगा तो तब। ये झट से कहते हैं कि भाई तू मुझे बता कब आना, कहाँ आना, मैं आ जाऊंगा। खैर एक आधे दिन में इनको बता दिया जाता है कि इनका इंटरव्यू जो है वो इनके जो इनका कस्बा है या शहर है उससे कुछ 70 किलोमीटर दूर शहर है, बड़ा शहर है, वहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर जाना है। अब ये तैयार वगैरह होकर जाते हैं उस होटल में, और उस होटल के जो जनरल मैनेजर वगैरह आते हैं उससे मिलते हैं, सारी बात होती है। उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है, भाई एक ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का अगर इनको वेटर की नौकरी में मिल रहा है और कम खर्चे में मिल रहा है तो और क्या चाहिए होगा। लेकिन बात यहाँ पे आके अड़ती है कि भाई 70 किलोमीटर डेली ट्रैवल तो हो नहीं सकता, और जो नौकरी थी वो थी 15 दिन सुबह के शिफ्ट थी और 15 दिन रात की शिफ्ट थी। तो बीच में जो छुट्टी था उसका जो था वेरिएबल था कि भाई ऐसा नहीं है कि संडे को छुट्टी होगी, आप 2-3 छुट्टियां जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा कि कोई और अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से नहीं, जो भी होता है। खैर अब ये जॉब करने के लिए मान जाते हैं, और इनके लिए और राहत की बात थी कि इनको एक जो रूम होता है साथ में प्रोवाइड किया जाता है, जो शेयर्ड रूम था बेसिकली। बाकी जो वेटर्स के लिए भी जो गांव से आते थे, दूर से काम करने आते थे, खाने की भी फैसिलिटी थी,
तो जो सैलरी थी, हालांकि वो थी तो कम, बट अब रहना भी था, बीच में खाना भी था। तो ये सोचते हैं कि चलो शुरुआत जो है वो की जाए एटलीस्ट। खैर, अब इनको फिर बता दिया जाता है कि आप इस तारीख को ज्वाइन करेंगे। ये घर आते हैं और कुछ राहत की सांस भी लेते हैं कि भाई अब कम से कम कुछ दिन अपने माँ बाप के ताने तो खत्म होंगे ही होंगे, और मैं घर रह रहकर तो बोर हो गया, तो इसी बहाने थोड़ा सा बाहर भी रहूंगा। अब ये जॉब शुरू करते हैं, और जो शुरू की पहले जो 15 दिन की जॉब थी वो थी दिन की जॉब। तो कुछ दिन पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो स्टाफ था उसके साथ ये कोशिश करते हैं घुलने मिलने की। लेकिन ये एक चीज़ नोट करते हैं कि होटल तो बड़ा था, होटल तो ये बड़ा था, लेकिन गेस्ट वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा है नहीं, और जो स्टाफ है वो भी बड़ा रूखा रूखा है। ये थोड़े से मिलनसार टाइप के आदमी थे, तो वहीं दूसरी ओर जो स्टाफ था वो बस अपने काम से ही मतलब रखता था। शुरू शुरू में लगा कि भाई प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन इतने भी क्या प्रोफेशनल कि मुझसे कोई बात ही नहीं करते। चलो माना जा सकता है, रिसेप्शन वाला बंदा बात नहीं कर रहा, बंदी बात नहीं कर रही, मैनेजर की तो अपनी तामझाम ही अलग होती है, लेकिन जो मेरे साथ के जो को वर्कर्स हैं, कम से कम वो तो मेरे साथ सही तरह बात करें, लेकिन वो भी जैसे कि मानो बुझे बुझे रहते हैं। अब इस बात का कारण क्या था, मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, और मैं पता सच में करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे मिल रही थी तनख्वाह, मुझे मिल रहा था रहने को, मुझे मिल रहा था खाने को, और इससे बढ़कर मुझे फिलहाल के लिए कुछ चाहिए नहीं था। क्या मेरे उन वेटर्स के बात करने से या उनके मेरे साथ बात करने से मेरी तनख्वाह बढ़ जाती? ऐसा कुछ नहीं। और तो और जिस चीज़ का मुझे पता नहीं था वो भी हो रहा था कि मेरे अच्छे लहजे से, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की थी, मैं इंग्लिश भी अच्छी तरीके से जानता था। कुछ ऐसे गेस्ट भी आते थे जो कुछ हाई फाई होते थे, तो उनके साथ मैं इंग्लिश में बात करता था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से अटेंड जो मैं करने की वजह से मेरे, तो वो मुझे टिप भी अच्छी देते थे। इस बात को लेकर मैनेजर काफ़ी खुश था। फिर मुझे लग रहा था कि हो सकता है इस बात को लेकर बाकी वेटर्स जो हैं वो जेलसी खाते हों, कि भाई हो सकता है कि ये दिक्कत परेशानी वाली बात है, ये तो बंदा पढ़ा लिखा आ गया, ये तो बड़ी जल्दी हमारी जो बनी बनाई है वो ख़त्म कर देगा। खैर, ऐसी बातें मेरे मन में चल रही थी। अब 15 दिन जब पूरे होते हैं तो वक्त आता है रात के समय का। जब रात के समय का वक्त आता है तो रात के समय में भी वही जो वेटर्स थे उनकी तादाद तो कम थी, क्योंकि रात के समय में इतनी चहल पहल नहीं होती, रेस्टोरेंट भी जो होता है वो नहीं इतना होता, तो कम लोग चाहिए थे। तो कुल मिलाकर हम 3 जाने थे, और एक हमारा सुपरवाइजर जो कि रिसेप्शनिस्ट भी था साथ में। इसके अलावा बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो तो अपने बाहर जो हैं वो काम करते हैं। खैर, अब ये सब सिलसिला चल रहा था, और अब जब रातों में मेरी ड्यूटी लगनी शुरू हुई तो होटल में सब कुछ ठीक था। आप सोच रहे होंगे कि भाई होटल में सब कुछ ठीक था, तो फिर मैं ये कहानी आपको बता क्यों रहा हूँ। ये तो तभी पता लगेगा ना जब आप इसको सब्सक्राइब करो। जल्दी से भाई, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यू व्यूअर्स भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ ही जो बिल्डअप है अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, बिल्डअप को, वीडियो को। और कईयों को लग सकता है कि भाई थोड़ा सा लंबा बिल्डअप हो गया, लेकिन कहानी के हिसाब से तो बिल्डअप बनता है ना। खैर, अब ये नॉर्मल डेज की तरह अपने काम में लगे थे, यानी कि कुछ रात के समय में ऑर्डर था खाने पीने का, ये उसको अटेंड कर रहे थे। अब ये ना एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं तीसरे माले में। इनको ना ऊपर से आवाज आती है, जो कि फोर्थ फ्लोर था होटल का। जहां तक इनकी सूझबूझ थी, जहां तक इनकी समझ थी, जो फोर्थ फ्लोर था ना वो यूज नहीं हो रहा था। वहाँ का कोई भी कमरा जो है वो यूज नहीं हो रहा था, और ऐसा कोई इनको ऑफिशियली नहीं बताया गया था। इन्होंने यह चीज़ महसूस किया था कि बीच के कुछ दिनों में कुछ पीक डेज आए थे जिसमें सारा होटल भरा था, लेकिन उसके बावजूद जो फोर्थ फ्लोर था, 6 फ्लोर का जो ये होटल था, उसमें से ये फोर्थ फ्लोर सारे का सारा खाली होने के बावजूद उसमें कोई भी रह नहीं रहा था। कारण क्या था, ना ही इनको पता था, ना ही इन्होंने पूछना जरूरी समझा, और शायद कोई ना ही इनको पता था।
लेकिन अगर पूछते तो शायद कोई बता भी देता। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अब ये जब ऑर्डर कंप्लीट कर रहे थे, इनको अजीब से तरीके की ऊपर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई दरवाजे को खटखटाया जा रहा है। ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्थ फ्लोर से दरवाजे के खटखटाने की आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। लेकिन क्या ये मेरा वहम तो नहीं है? हो सकता है कि कोई रिजर्व हो, जिसकी वजह से कोई गेस्ट आए हो। और जो आवाज थी, इनके सोचने के बाद और ज्यादा तेज तेज आने लग पड़ी, और इनको महसूस हो रहा था हल्का हल्का कि कोई लड़की है जो कह रही है कि दरवाजा खोलो। अब ये जाते हैं लिफ्ट की तरफ। जब लिफ्ट की तरफ जाते हैं ना, तो ये गौर करते हैं कि फोर्थ फ्लोर का बटन ही नहीं है। इनको काफी अजीब महसूस होता है कि फोर्थ फ्लोर का बटन ही नहीं है। खैर, लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, सीढ़ियों के रास्ते ये जाते हैं फोर्थ फ्लोर की तरफ। लेकिन जब ये कॉरिडोर में एंटर करते हैं तो ये देखते हैं कि जो कॉरिडोर है वो तो सारे का सारा डस्ट से भरा हुआ, जैसे कि यहाँ कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ सालों से कोई नहीं आया। लेकिन एक दरवाजा था जो बार बार खटखटाया जा रहा था अंदर से। ये हैरान होते हैं, ये उस दरवाजे की तरफ जाते हैं और वो आवाज आती है कि मुनीश प्लीज दरवाजा खोलो, मैं अंदर बंद हूं। जब ये बात सुनते हैं तो इनको काफी ज्यादा अजीब लगता है कि पहली बात तो ये है कि जो ये दरवाजा है, इन दरवाजों की एक खास बात थी कि आप में से कई लोग होटल में जाते होंगे, तो होटल में एक जो लॉक होता है वो नॉर्मल हैंडल वाला लॉक होता है, और जो चाबी होती है वो नॉर्मल लॉक वाली होती है ना, बीच में चाबी को इंसर्ट करते हैं और खुलता है। लेकिन जो ये दरवाजा था, खास तौर पर ये दरवाजा था, इसमें उस लॉक को रिमूव किया गया था और एक कुंडी लगाकर उस पर ताला लगाया गया था बड़ा। ये बात इनको काफी अजीब लगी। वहीं ये दूसरी ओर नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे जो डोर के पास काफी ज्यादा धूल पड़ी थी, जो इस बात का सबूत थी कि इस दरवाजे को या इस जगह को काफी देर से साफ नहीं किया गया। लेकिन अंदर कौन है और जो भी है वो मेरा नाम कैसे जानती है? अभी ये सोच ही रहे थे, फिर से इनको वही बड़ी प्यारी सी आवाज आती है कि मुनीश जल्दी से दरवाजा खोलो, क्या सोच रहे हो? मनीष कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं, आप अंदर क्या कर रही हैं, दरवाजा तो बाहर से बंद है। वो कह रही है कि यही तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं किसी ने दरवाजा क्यों बाहर से बंद कर दिया, किसी ने ताला क्यों लगा दिया, दरवाजा खोलो, मेरा अंदर दम घुट रहा है। अब मनीष सोचते हैं कि भाई दम घुट रहा है ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं अब दरवाजा का खोलूं कैसे, ताला कैसे खोलूं? तो अभी सोच रहे होते हैं तो वो लड़की की आवाज आती है कि जल्दी से नीचे जाकर चाबी लेकर आओ। अब ये बात सोचते हैं मनीष की, ये लड़की कह रही है कि नीचे से चाबी लेकर आओ। इतना सब कुछ जल्दी हो रहा था कि इनके दिमाग में ये बात सिर्फ थोड़ी सी ही टच करके जाती है कि हाँ भाई, अगर कह रही है तो नीचे रिसेप्शन वाले से बात करूंगा कि भाई ऊपर कोई बंद हो गया है, पता नहीं बाहर से कौन ताला लगा गया। ये जल्दी से भागते हैं नीचे की ओर। अब जब ये रिसेप्शन की तरफ जाते हैं तो ये ढूंढना शुरू करते हैं चाबियों को, लेकिन चाबी तो उनको लेनी चाहिए थी रिसेप्शन वाले बंदे से, रिसेप्शनिस्ट से, वहां पर कोई था नहीं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो अक्सर घूमने के लिए इधर उधर जाता था, रात के समय में कोई होता तो था नहीं, और अगर कोई आएगा तो बाहर की तरफ से आएगा तो वो अक्सर बाहर ही होता था। अब ये इधर उधर देखते हैं, वो था नहीं, और ये देखते हैं कि रूम नंबर 404, अच्छा यही चाबी होगी। और वो चाबी सबसे अलग, क्योंकि आपको पता है कि जो रूम्स होते हैं उनकी चाबी होती है कार्ड वाली ज़्यादातर, और साथ में चाबी अटैच होती है, लेकिन वो एक ताले की नॉर्मल चाबी थी। ये बहुत ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है और चाबी पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक बात आ रही थी कि वो लड़की कह रही है कि मेरा दम घुट रहा है। इसकी वजह से वो भी थोड़ी सी जल्दबाजी में थे। कई बार जल्दबाजी बहुत भारी पड़ जाती है, बहुत महंगी पड़ जाती है, और ये इनके साथ होने वाला था, क्योंकि अब ये दरवाज़ा जाते हैं। अब वो लड़की लगभग चिल्लाने वाली हालत में थी कि मैंने कहा मुनीश जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मुनीश कहता है हाँ मैडम खोलता हूँ, जल्दी से मैं खोलता हूँ, और ये खोलते हैं ताला। अब जैसे ही ताला खोल के ये दरवाज़ा खोलते हैं तो बिल्कुल ही अंदर होता है अंधेरा, कोई लाइट नहीं जल रही थी। हालांकि इस बात का आभास तो उनको पहले भी था, क्योंकि नीचे से लाइट की कोई रिफ्लेक्शन आ ही नहीं रही थी।
लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि कमरे में अंधेरे के साथ साथ इतनी धूल जमी हुई थी कि ये समझ सकते थे कि अंदर कोई भी होगा उसका दम तो घुट ही रहा होगा, लेकिन ऐसा कमरा किसी को दिया क्यों गया जिसकी बिल्कुल सफाई ही नहीं हुई। ये इधर उधर देखते हैं, जो बाहर के कॉरिडोर से हल्की फुल्की लाइट आ रही थी, जो कमरे के अंदर का नज़ारा था वो बिल्कुल ही बदला हुआ था। बिल्कुल ही धूल मिट्टी, सीलन की बदबू और एक आवाज। लेकिन उस आवाज से पहले हम बात करते हैं कि वो लड़की कहाँ पे गई। शायद उसका जो आंसर था वो मिलने वाला था इनको उस आवाज से। वो आवाज आ रही थी पानी के चलने की, यानी कि वॉशरूम में किसी ने टूटी चलाकर रखी हुई है। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था और लाइट बंद थी। अब ये आवाज लगाते हैं कि मैम आप वॉशरूम में हो क्या। अब वॉशरूम से किसी भी तरीके की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये फिर कहते हैं कि मैम मैंने दरवाजा खोल दिया है और अभी आपकी आवाज इतनी आ रही थी, अब तो आप नजर ही नहीं आ रही कि आप वॉशरूम में हैं। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि दरवाजा मैंने खोल दिया है और आप अपना जो भी है बाहर जाइए, आसानी से सांस लीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। लेकिन फिर भी किसी तरीके की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो आवाज जो कुछ समय पहले मुनीश को इतना परेशान कर रही थी कि जल्दी से दरवाजा खोलो मेरा दम घुट रहा है, अगर कोई अनहोनी हुई होती तो कमरे में वो कहीं ना कहीं तो पड़ी होती, लेकिन अब वो है ही नहीं। इसी समय मनीष को किसी अनहोनी की संभावना होती है कि कहीं ये वॉशरूम में गई है और गिर तो नहीं गई। मनीष डरता है। एक पॉइंट उसके दिमाग में आता है कि यार मैं जाके नीचे बताता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इंटरकॉम से फ़ोन करता हूँ कि कोई समस्या है इस रूम में, आप आ जाओ। ये इंटरकॉम पे जाते हैं जिसमें बहुत धूल जमी हुई थी, लगाते हैं लेकिन लगता नहीं है। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था कि वॉशरूम में मैं जाके देखता हूँ, लेकिन अगर कोई वॉशरूम में ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हुई तो भाई मेरी नौकरी ना जाती रहे। लेकिन इतने कम समय में इतना कुछ घट रहा था कि इनके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि दरवाज़ा खुला है। ये लाइट चलाते हैं, बाहर से बटन होता है लाइट का, लाइट जलाते हैं और दरवाजे को पूरा खोल के जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देख के इनका मुंह तो खुले का खुला रह जाता है। पानी की टूटी चल रही थी जिसके जल की धारा ड्रेनेज की ओर जा रही थी, लेकिन वो पानी का रंग बिल्कुल लाल सुर्ख था, क्योंकि उस टूटी के बिल्कुल पास एक लड़की बैठी हुई थी या उसे बिठाया गया था, बिल्कुल नग्न हालत में, लेकिन उसके सारे शरीर पर उसका ही खून लगा हुआ था। लाल रंग, पूरे लाल रंग का उसका शरीर हुआ था और जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब ये नज़ारा देखते हैं मनीष तो इनकी रूह तक कांप जाती है। वो लड़की का जो सर था इनकी तरफ ही था, यानी कि उसकी आंखें खुली थी और उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं थी, किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट ना होना ये बता रहा था कि अब इस लड़की में जान नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? कुछ ही समय पहले तो ये चिल्ला रही थी। कुछ ही मिनटों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये लड़की बाथरूम में बिल्कुल नग्न हालत में पड़ी है और आसपास एक भी कपड़ा नहीं। ये बात मनीष को जम नहीं रही थी और मनीष को किसी बहुत बड़ी अनहोनी की घटना का अंदाजा तो हो चला था। लेकिन अब मनीष का सबसे पहला फर्ज यही था कि उस लड़की के बारे में रिपोर्ट की जाए। जैसे ही मनीष कमरे से बाहर जाने लगता है तो उसकी आवाज आती है कि तुम सब दरिंदों ने मिलकर मुझे मारा। जैसे ही मनीष देखता है उस लड़की की तरफ, उसके लब हिल रहे थे, कह रही थी फिर से, तुम सब दरिंदों ने मिलकर मुझे मारा। जब मनीष ये बात सुनता है तो मनीष को अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मनीष को लगभग लगभग कन्फर्म था कि ये लड़की डेड है। साथ के साथ ही जितना उसका खून निकला हुआ था
उसके बाद तो ये कहा ही नहीं जा सकता था कि ये जिंदा होगी, और उसकी आंखें जैसे पथराई हुई थी। ये सब एक बात का इशारा था कि ये लड़की मृत है, लेकिन उसके बावजूद ये इतने सलीके से, इतने आराम से कैसे बात कर सकती है। खैर, मनीष को अब सिर्फ एक बात सूझ रही थी कि मैं जल्दी से इस रूम से बाहर निकलूं। इसी में मेरी भलाई है। अब ये जल्दी से भागकर बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन रूम तो बंद था। किसने किया, कैसे हुआ, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन बंद था। अब ये रूम के दरवाजे के साथ लग कर खड़े हुए थे और उस लड़की की आवाजें आई जा रही थी कि तुम सब दरिंदों ने मिलकर मुझे मार दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कंपकपाए जा रहे थे, दरवाजे को खटखटाए जा रहे थे कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही थी। खैर, अब वो जो वॉशरूम के अंदर से आवाज आ रही थी, वो धीरे धीरे उसकी हलचल बढ़ने लगी और ऐसा लग रहा था कि वो रूम के बाहर आ रही है। वो जानवरों के जैसे बिल्कुल धीरे धीरे चलकर रूम के बाहर आ रही थी। बाल उसके बिखरे हुए थे, और अब जो चेहरा इतना खूबसूरत था, हालांकि मृत थी, वो चेहरा बिगड़ा हुआ था, जैसे पता नहीं कितना गला सड़ा चेहरा। बस मनीष को अब अपना अंत बिल्कुल सामने नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी ऊंची ऊंची आवाज में मनीष दरवाजा खटखटाए जा रहे थे, एक ही उम्मीद में कि शायद कोई सुन ले। लेकिन वो कहावत है ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अचानक से दरवाजे के पास हलचल आती है और दरवाजा खुलता है। एक हाथ बाहर से मुनीश को पीछे से पकड़ता है और बाहर खींच लेता है और जल्दी से दरवाजे को कुंडी लगाता है। वो था वो रिसेप्शनिस्ट, सुपरवाइजर। वो झल्ला के कहता है कि भाई क्या कर रहा तू यहाँ पे, जल्दी से नीचे भाग। ये दोनों जल्दी से नीचे भागते हैं। कुछ देर मुनीश अपने आप को संभालने में लगाता है कि भाई जो ये सामने था ये हुआ क्या, ये चीज क्या थी। हालांकि मुनीश अभी कुछ भी बोलने की हालत में था नहीं। उसके पास खड़ा उसका सुपरवाइजर और साथ में जो रिसेप्शनिस्ट था, वो बस सिगरेट पे सिगरेट जलाए जा रहा था। तो वो इंतजार कर रहा था कि ये ठीक हो। मुझे भी पेशकश कर रहा था, लेकिन तुम्हें पता मैं स्मोकिंग करता नहीं हूँ। बस वो स्मोकिंग किए जा रहा था और मेरी तरफ देखे जा रहा था। कुछ समय बाद मैं अब अपने आप को हल्का फुल्का ठीक महसूस करता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि सर ये क्या था। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो कहता है कि भाई अगर तूने ये जानते हुए कुछ किया होता तो मैं आज तेरी दुहाई करता, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो हमारी है कि तुझे बताया ही नहीं किसी ने कुछ। सच में तुझे पता नहीं है ना इसके बारे में। मैं कहता हूँ कि सर मुझे तो यही नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है अभी। मैं कुछ क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ, किसी बात की समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कि भाई फोर्थ फ्लोर के बारे में तुझे किसी ने कुछ बताया नहीं है कि वो खाली रहता है। कहते किसी ने कुछ नहीं बताया, मुझे इतना पता था कि वो खाली रहता है क्योंकि उसकी चाबियां लटकी रहती थी और पीक डेज में भी वो सारे के सारे खाली थे, लेकिन इसके बारे में कुछ किसी ने ऑफिशियली मुझे नहीं बताया। अब वो 2 दिन गालियां निकालता है बड़ी बड़ी, जिसने नहीं बताया होगा यानी मैनेजर वगैरह को, और कहता है, फिर कहते हैं कि लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं। अब ये कहते हैं कि सर माजरा क्या है, अब तो बता दो मुझे। तो फिर ये कहते हैं कि मुझे एक बात बता, जॉब तो नहीं ना छोड़ेगा। तो कहता हूँ भाई मुझे तो जॉब की ज़रूरत है, लेकिन ये सब कुछ चला तो मैं जॉब करने लायक रहूँगा भी कि नहीं। फिर ये कहते हैं कि कुछ नहीं, बस तूने फोर्थ फ्लोर पे नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी आवाज़ें आए, जो मर्जी हो, फोर्थ फ्लोर पे नहीं जाना। अरे हाँ सच तू बता, तू फोर्थ फ्लोर पे गया कैसे। तो ये कहते हैं कि फोर्थ फ्लोर पर मैं सीढ़ियों पे गया क्योंकि लिफ्ट में तो उसका बटन नहीं था। तो कह रहे थे कि सीढ़ियों पे कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, लॉक नहीं लगा हुआ था। तो ये कहते हैं कि नहीं कोई लॉक नहीं लगा था। ये फिर गालियाँ निकालते हैं कि इतनी ज़्यादा अनगैली, अगर कोई गेस्ट चला जाए तो। ये पहले कहते हैं मैं काम अपना निपटा कर आता हूँ। ये जल्दी से जाते हैं फोर्थ फ्लोर पर, दरवाज़ा वगैरह बंद करते हैं और कुछ सवालों का जवाब भी इनको देना होता है क्योंकि इतनी आवाज़ों के बाद जो ऊपर नीचे वाले माले के थे, फ्लोर के थे, उन्होंने पूछा कि भाई चीख चिल्लाहट की आवाज़ कहाँ से आ रही है।
तो फिर कोई झूठ छाट बोल दिया होगा, मौके पे निपटारा किया होगा, ये नहीं मुझे पता। लेकिन अब मैं रिलैक्स फील कर रहा था और अब वो मेरे पास आकर बैठता है। वो कहता है कि भाई बात ऐसी है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, बड़ी सुंदर थी वो। कुछ वेटर थे जिनकी नीयत कुछ खराब थी, उसको तंग परेशान करते रहते थे। एक दिन उन्होंने बहाने से उसको कमरा नंबर 404 में बुलाया और उसके साथ गलत किया। इतना ही नहीं, उसको वॉशरूम में लेके जाके बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। जब हमें उसकी लाश मिली तो वो बिल्कुल नग्न थी, खून से लथपथ थी। अब उसके बाद उस कमरे से आवाजें आने लग पड़ी, चीखो चिल्लाहट की। अब इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं था, वेटर वोटर पकड़े गए, उन पर केस कुछ चल रहा है, समथिंग जो चल रहा है। लेकिन जो ये फोर्थ फ्लोर है, मालिक ने एहतियातन तौर पर, ओनर ने इसको पूरे का पूरा ही बंद करा दिया कि भाई ना ही सिर्फ 404 कमरा नंबर में, आसपास भी कोई नहीं रुकेगा। अब मैं एक फ्लोर के चलते सारे का सारा होटल तो बंद करा नहीं सकता, लेकिन कई बार कई लोगों को ये आवाज़ें सुनती हैं, इसलिए हमने एहतियातन तौर पर लिफ्ट का जो बटन है उसको भी किया। और रूम भी अमूमन बंद ही, जो मेन डोर होता है जिस जहाँ से फ्लोर को जाने का रास्ता, वो भी बंद ही रहता है। लेकिन मुझे पता नहीं कि ये कैसे खुला रह गया, आज किसकी गलती से खुला रह गया, मैं देखूंगा। अब ये कहते हैं कि सर आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे चला गया? कहते भाई जब मैं रिसेप्शन पे आके बैठा तो मेरा चाबियों की तरफ ध्यान गया। जब चाबियों की तरफ मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि एक चाबी गायब है, वही रूम नंबर 404 की। फिर मैंने तुम्हें आवाज लगाई 2-3 बार, वेटर्स जो दूसरे हैं उनको भी कहा, लेकिन किसी ने भी तुम्हारे के बारे में जिक्र नहीं किया कि हमने उसको नहीं देखा। अब मुझे शक हो चला था कि हो ना हो तुम गलती से उस रूम की तरफ चले गए हो, क्योंकि मुझे भी कई बार उसके आसपास ही आवाजें आती हैं, मेरा नाम पुकार कर कोई लड़की आवाज लगाती है कि प्लीज ये रूम खोलो, प्लीज ये रूम खोलो। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि भाई तुम कहीं गलती से उस कमरे में चले नहीं गए, तो इसलिए मैं फिर वहां पे गया। तुमने देखा क्या वहां पे? तो फिर मनीष कहते हैं कि जो हुलिया आपने बयां किया था ना सर, मैंने वही देखा। एक लड़की वॉशरूम में बिल्कुल नग्न हालत में बैठी पड़ी है, खून से लथपथ, सारा फ्लोर ही खून से लथपथ, और वो कह रही है कि तुम दरिंदों ने मेरा क्या हाल किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसकी आत्मा आज भी वहां पे भटकती है। खैर अब ये बात हुई, किसी तरीके से मेरी जान तो बच गई, लेकिन जो वो खौफ था वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरे बॉस ने मुझे कहा, यानी उस सुपरवाइजर ने तो कहा था कि भाई नौकरी नहीं छोड़ेगा तू, और मैंने उनकी बात मानी भी, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। लेकिन अब वो आवाज़ें मुझे बार बार आती थी, क्योंकि शायद मैं वो पहला आदमी था जिसने उसकी प्रेत आत्मा को हूबहू देखा था। ना ही सिर्फ मैं थर्ड फ्लोर या सिक्स्थ फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर में जाता, मुझे उस होटल में आवाज़ें बार बार सुनाई देती थी कि मनीष मुझे आकर आज़ाद करो, तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। आखिर मैं ये सब कितनी देर सहता, सहने की भी एक हद होती है, भाड़ में जाए ऐसी नौकरी। फिर मैंने वो नौकरी बहुत जल्दी छोड़ दी। यूं मानो कि मैंने एक तनख्वाह अपनी ली और वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद किस्मत अच्छी थी कि अच्छी जगह पर नौकरी मिली। चलते चलते यहाँ तक आगे गया, सब कुछ है घर में, गाड़ी है, बंगला है, इज्जत है, सब कुछ है, तुम हो। लेकिन मनीष की पत्नी सन की सन बैठी हुई थी, क्योंकि जिस होटल में वो बड़ा एंजॉय कर रही थी, उसको एक बात की सिर्फ चिंता खाई जा रही थी कि उसके पति इतना चिंतित क्यों है। अब उस होटल की सच्चाई, खास तौर पर कमरा नंबर 404 की सच्चाई जानकर उसके रोंगटे खड़े हुए थे, और वो ये महसूस कर पा रही थी कि उसके पति की परेशानी क्या थी, कि कहीं उसको
वो आवाज़ दोबारा से सुनाई तो नहीं दी। फिर उसने पूछा भी, तो क्या फिर वो आपने आवाज़ सुनी? तो वो कहते हैं कि बस इस बात की मुझे तसल्ली है कि मैंने वो आवाज़ नहीं सुनी, और इसी बात से मैं डर रहा था कि कहीं अगर वो आवाज़ मुझे फिर से पड़ी, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन वो डर, उसको मैं दोबारा महसूस करना नहीं चाहता। ये थी इस वेन्यू की कहानी, किस्सा, जहाँ पर मनीष हरगिज़ जाना नहीं चाहते थे, अपने पत्नी के दबाव में गए। हालांकि कुछ अनहोनी तो नहीं घटी, लेकिन पुरानी यादें, वो खौफनाक यादें, वो खौफनाक बात, वो खौफनाक किस्सा उनके जहन में दोबारा से आ गया, जिसको वो गाहे बगाहे जिक्र करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज वो कुछ हल्का महसूस कर रहे थे कि चलो, जो राज मैंने इतनी देर से अपने सीने में दबा के रखा था, वो चलो इसी बहाने निकला तो सही। लेकिन उन्होंने कह दिया अपनी पत्नी को कि देख, अगली बार कोई ऐसा निमंत्रण इसी वेन्यू पर आता है तो मैं तो नहीं जाऊंगा। इनकी पत्नी कहती है कि आप तो छोड़ो, मैं भी नहीं जाऊंगी। भला भाई, जानने के बाद भी ऐसा रिस्क कौन लेगा? चलो, अच्छी बात है, इन दोनों की सलाह मिल गई। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। साथ के साथ ही कमेंट जरूर कीजिए कैसा आपको लगा किस्सा। और अब वक्त हो चला है आज के किस्से को यहीं पर ख़त्म करने का, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।